हेलो गाइस, गायत्री विद्या मदेश यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। ठीक है, आज हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि हालांकि एक बायोलॉजिकल टॉपिक है, बट हम उसमें फिजिक्स से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक में हम डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, केवल जो आपके सिलेबस में मेनली दे रखा है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन आई, यानी कि मानव नेत्र। देखिए, डायग्राम में आपको स्फेरिकल शेप की ह्यूमन आई दिख रही होगी। हम इसकी इंटरनल कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, मानव नेत्र जो है वो स्फेरिकल इन शेप होती है, मतलब गोलाकार होती है, और इसके बाहर ये जो लेयर दिख रही है पूरी की पूरी, ये वाइट कलर की एक लेयर होती है, और इस वाइट कलर की लेयर को हम सरल शब्दों में कॉर्निया कहते हैं गाइस। ठीक है, कॉर्निया, ये पूरी वाइट लेयर जो है, इस वाइट लेयर को कॉर्निया कहते हैं। अब कॉर्निया जो है वो हम क्या देखते हैं, कलर में तो ये वाइट होती है और साथ ही ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट, इसका क्या मतलब कि प्रकाश जो है वो इस कॉर्निया के जरिए हमारी आंखों में प्रवेश कर सकता है। वाइट कलर की होती है, और इसका जो मुख्य कार्य होता है ये वो है कि आंखों की बाह्य आघातों और चोटों से ये रक्षा भी करती है। मोटी होती है, वाइट होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, और आंखों की चोटों या आघातों से रक्षा करती है। इसके साथ ही अधिकतर प्रकाश जो है वो इसमें से अपवर्तित होता है। जब प्रकाश आंख के अंदर प्रवेश करता है तो उसका अधिकतर अपवर्तन जो है वो इसी कॉर्निया के थ्रू होता है। तो इस पोर्शन को हम कॉर्निया कहते हैं। क्लियर? कॉर्निया के जस्ट पीछे एक अपारदर्शी पर्दा लगा होता है, और इस अपारदर्शी पर्दे को हम आइरिस कहते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये आइरिस कहलाता है। इट इज कॉल्ड आइरिस। हिंदी में इसे पारितारिका कहते हैं। ठीक है, पारितारिका, ये ब्लू वाला पूरा पोर्शन जो है इसे हम आइरिस कहते हैं। देखिए, आइरिस जो है वो बेसिकली क्या करता है, किसी भी व्यक्ति विशेष की आंखों के कलर को डिसाइड करता है। जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में लोगों की आंखें काले कलर की दिखाई देती है, तो ये काले कलर की आंख का रीजन जो है वो आइरिस होता है। किसी लोगों में ये ब्लू कलर की होती है, किसी की जो है लाइट ग्रीन कलर की आंखें होती है। तो आंखों का जो कलर है वो इसी आइरिस के कारण डिसाइड होता है। ये कॉर्निया के जस्ट पीछे होता है, और ये अपारदर्शी होता है, मतलब इसके आर पार प्रकाश नहीं जा सकता। लेकिन ये एक शटर की तरह बिहेव करता है। शटर से मेरा मतलब है कैमरे का शटर। कहने का मतलब कि ये फैल सकता है और सिकुड़ सकता है। जैसे अगर दिन के समय की बात करें, जब रोशनी बहुत ज़्यादा होती है और आंखों पे डायरेक्ट रोशनी गिरती है, तब इस आइरिस का जो आकार है वो कम हो जाता है। आइरिस का आकार कम हो जाता है। और जब रात की अपन बात करें, जहाँ पे प्रकाश की कमी होती है, तो उस स्थिति में ये आइरिस जो है वो फैल जाता है, मतलब ये सिकुड़ सकता है और फैल सकता है। तो इस पोर्शन को हम आइरिस कहते हैं, यानी कि परितारिका कहते हैं। अब देखिए, आइरिस के बीचों बीच में एक छेद होता है, और इस छेद को हम प्यूपिल कहते हैं गाइस। ठीक है, प्यूपिल, और हिंदी में इसे पुतली कहते हैं। इस पुतली का क्या कार्य होता है मेन, तो आइरिस के बीचों बीच ये जो छेद दिख रहा है हमें, इस छेद को हम पुतली कहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इस छेद का ये कार्य होता है कि आंख के अंदर वाले भाग में प्रकाश को पहुंचाना। और इस पुतली का आकार जो है वो, जैसा मैं बता चुका हूँ कि आइरिस जो है वो फैल सकता है और सिकुड़ सकता है। तो इसके फैलने या सिकुड़ने से इस पुतली का जो आकार है वो परिवर्तित होता है। या तो वो आकार बढ़ेगा या आकार घटेगा। अगर वो फैलेगा तो ज़्यादा प्रकाश आंख के अंदर प्रवेश करेगा, और वो सिकुड़ेगा तो कम मात्रा में प्रकाश आंख के अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, अब इसके जस्ट पीछे, पुतली के जस्ट पीछे हम क्या देखते हैं, एक मोटा सा पारदर्शी उत्तल लेंस लगा होता है। सो इट इज बेसिकली अ कॉन्वेक्स लेंस। इसके जस्ट बीचों बीच, पुतली के जस्ट पीछे एक मोटा सा और पारदर्शी उत्तल लेंस लगा होता है। ये उत्तल लेंस जो है इसी से प्रकाश का मुख्य रूप से अपवर्तन होता है। ठीक है, अब ये जो लेंस है, ये लेंस को जिन मसल्स पे, यानी जिन मांसपेशियों पे टिका होता है, उन मांसपेशियों को देखिए, ये लाल कलर की जो हमने बनाई है ये मांसपेशियां है। यही मांसपेशियां इस लेंस को सपोर्ट करके रखती है, और इन मांसपेशियों को सिलियरी मसल्स कहते हैं। ठीक है, सो इट इज सेड टू बी द सिलियरी मसल्स। इन्हें हम सिलियरी मसल्स या हिंदी में पक्षमाभि पेशियां कहते हैं। ठीक है, पक्षमाभि पेशी। अब देखिए, ये पक्षमाभि पेशियां बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किस तरह से,
हमारे आंख का जो लेंस है उस लेंस की फोकस दूरी फिक्स नहीं होती है। सिलियरी मसल्स जो है उनमें सिकुड़ने या उसकी एक्सपेंशन की वजह से हमारे जो आंख का लेंस है उस लेंस की फोकस दूरी चेंज हो सकती है। चेंज होने से मेरा मतलब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे आपके सामने खड़ा हो जाता हूँ और पीछे वाले डायग्राम को आपको नहीं देखना है, सिर्फ मुझे देखना है, तो आप सिर्फ मुझे जब देखोगे उस स्थिति में पीछे वाला जो कुछ लिखा होगा वो ब्लर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अभी मैं आपके सामने खड़ा हूँ और अगर पीछे वाला पोर्शन आपको देखना है मुझे छोड़ के, तो मैं जो है वो ब्लर हो जाऊंगा, पीछे वाला आपको एकदम स्पष्ट दिखाई देगा। कहने का मतलब जब हम किसी एक वस्तु को देखते हैं तो उसके पीछे वाला हमें ब्लर ब्लर दिखता है, और अगर उसके पीछे वाले को हम फोकस करें तो हमें उसके आगे वाला ब्लर ब्लर दिखता है। मतलब एक समय हम किसी एक वस्तु को बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो जैसे ही किसी वस्तु को हम देखने का प्रयास करते हैं तो उस स्थिति में होता क्या है, इन सिलियरी मसल्स में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब सिकुड़ती है और फैलती है, जिसकी वजह से आंखों का ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसकी फोकस दूरी चेंज होती है। और इस क्षमता को हम लेंस की समंजन क्षमता यानी कि एकोमोडेशन कहते हैं, ठीक है। तो इस स्पेशल क्षमता को हम क्या कहते हैं, इस स्पेशल क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं, यानी एकोमोडेशन पावर। एकोमोडेशन पावर क्या बताया मैंने कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी जो है वो पक्षपात पेशियों द्वारा चेंज हो सकती है, वेरी कर सकती है, और इस स्पेशल कैपेसिटी को समंजन क्षमता यानी कि एकोमोडेशन पावर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कॉर्निया और इस लेंस के बीच वाले पोर्शन में एक प्रकार का द्रव होता है, और उस द्रव को हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं, ठीक है, यानी कि जलीय द्रव कहते हैं। तो यहाँ पर इस वाले पोर्शन में एक स्पेशल प्रकार का फ्लूइड होता है, और उस फ्लूइड को, उस द्रव को हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको, या फिर सिलियरी मसल वाला पोर्शन में बाद में लिख देता हूँ, इसको रफ कर देते हैं। यहाँ पर इस वाले पोर्शन में एक स्पेशल द्रव होता है जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। एक्वस ह्यूमर, हिंदी में इसे जलीय द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक जो है वो लगभग पानी के बराबर ही होता है। ये वाली मैंने वापस बता दी सिलियरी मसल्स, ये होती है सिलियरी मसल्स यानी पक्षमाधी पेशी। ठीक है। अब नेत्र गोले का अधिकतर भाग जो है वो खोखला नहीं होता है, इसके अंदर भी एक प्रकार का द्रव पाया जाता है, और उस द्रव को हम विट्रियस ह्यूमर कहते हैं, ठीक है, विट्रियस ह्यूमर। इसे हिंदी में कांचाभ द्रव कहते हैं, कांचाभ द्रव, ठीक है। इस कांचाभ द्रव का और इस जलीय द्रव का अपवर्तनांक लगभग सेम होता है, 1.33 के आसपास होता है, ठीक है। अब नेत्र लेंस से प्रकाश जहां पर फोकसित किया जाता है उस इंटरनल लेयर को हम रेटिना कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ कहीं पे फोकसित होता है, इस वाले पोर्शन में। जब भी प्रकाश जो है वो नेत्र लेंस से अपवर्तित होता है तो इसके इंटरनल भाग पे यहाँ कहीं पे फोकसित होता है, और इस पोर्शन को हम रेटिना कहते हैं, ठीक है, रेटिना। और हिंदी में इसे दृष्टिपटल कहते हैं, दृष्टिपटल। ये आँख के इंटरनल साइड में होता है, ठीक है। अब इस दृष्टिपटल पे दो प्रकार की सेल्स होती है, ठीक है, जिन्हें नर्व सेल्स कहते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार की नर्व सेल्स होती है। एक तो होती है कोन्स, ठीक है, और एक होती है रोड्स। कोन्स जो है वो हमेशा ब्राइट लाइट के प्रति सेंसिटिव होती है। वो ये सेंस करती है कि कितनी ज़्यादा ब्राइट लाइट आ रही है। तो ये किसके प्रति सेंसिटिव होती है, ये सेंसिटिव होती है ब्राइट लाइट के प्रति सेंसिटिव होती है, कोन्स, ठीक है। और दूसरी जो रोड्स होती है वो डिम लाइट के प्रति सेंसिटिव होती है, सो इट इज सेंसिटिव फॉर द डिम लाइट, ठीक है। इस रेटिना पर प्रकाश को फोकसित किया जाता है। उसके बाद यहाँ से जो इंफॉर्मेशन है उस इमेज की इंफॉर्मेशन को यहाँ पे दक तंत्रिकाएं लगी होती है, जिन्हें हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स होती है। ये ऑप्टिक नर्व्स क्या करती हैं, ये यहाँ से उस सेंसेशन को ग्रहण करके हमारे ब्रेन तक ले जाती है, सो टू द ब्रेन, ये हमारे मस्तिष्क तक ले जाती है, और मस्तिष्क में फिर उस वस्तु का जो हमें हमारे आँख के सामने रखी है उस वस्तु का क्लियर एकदम इमेज प्राप्त होता है। तो ये मस्तिष्क ले जाती है। इन तंत्रिकाओं को क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं दक तंत्रिका, ठीक है। तो बेसिकली हमने आँख की कंस्ट्रक्शन के बारे में मोटे मोटे तौर पे पढ़ लिया। देखिए वापस एक बार समझ लेते हैं। आँख का जो सबसे बाहरी वाला पोर्शन होता है वाइट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, उसे कॉर्निया कहते हैं। ये क्या करता है, ये आँख की बाह्य आघातों और चोटों से रक्षा करता है। कॉर्निया के जस्ट पीछे एक अपारदर्शी पर्दा लगा होता है, ठीक है, अपारदर्शी होता है।
नॉन ट्रांसपेरेंट होता है और इसे आइरिस या परितारिका कहते हैं। ये आंख के कलर को डिसाइड करता है, ठीक है। उसके बाद इसके बीच में एक छेद होता है जिसे पुतली कहते हैं, जिसके थ्रू प्रकाश आंख में प्रवेश करता है। इसके बीच वाले सेक्शन में एक लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड को एक्वस ह्यूमर या जलीय द्रव कहते हैं, ठीक है। इसका अपवर्तनांक लगभग पानी के अपवर्तनांक की तरह ही होता है। उसके बाद इस पुतली के जस्ट पीछे एक मोटा कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है जो पारदर्शी होता है और ये हमारा मानव नेत्र का लेंस है, ठीक है। अब इस लेंस को जो मसल्स सपोर्ट करती है उन मसल्स को पक्षमावी पेशी यानी सिलियरी मसल्स कहते हैं। सिलियरी मसल्स द्वारा इस नेत्र लेंस की फोकस दूरी को एडजस्ट किया जा सकता है, जैसे मैं बता चुका हूँ, है ना। आप अपने मुंह के सामने एक उंगली रख के उससे देखिए तो पीछे वाला ब्लर दिखाई देगा, फिर उंगली को बीच में ही रहने दीजिए और पीछे वाला अगर देखेंगे तो अंगुली ब्लर हो जाएगी, मतलब हमारी फोकस दूरी को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये स्पेशल एडजस्टिंग पावर जो है उसे एकोमोडेशन पावर या समन्वय क्षमता कहते हैं। आंख में प्रकाश को जिस बिंदु पर या पर्टिकुलर रीजन पर फोकसित किया जाता है उस पूरे पोर्शन को हम रेटिना कहते हैं। रेटिना पे दो तरह की सेल्स होती हैं, कोन्स होती हैं, रोड्स होती हैं। कोन्स ब्राइट लाइट के प्रति यानी कि ज्यादा तीव्र प्रकाश के प्रति संवेदन होते हैं और रॉड्स जो है वो डिम लाइट के प्रति संवेदनशील होते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो सेंसेशन होता है उन सेंसेशंस को ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा हमारे ब्रेन तक पहुंचाया जाता है और वहां पे हमें वस्तु का एक्चुअल प्रतिबिंब प्राप्त होता है और हम वस्तु को आराम से देख पाते हैं, ठीक है। तो ये हमने केवल आंख की कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने फेयर काम में कर लीजिएगा, ठीक है गाइस। चलिए अब हम ये बात कर लेते हैं। देखिए इससे पहले हालांकि मैं बता चुका हूँ, लेकिन कोई भी वस्तु जो है वो आंख से एक न्यूनतम दूरी पर ऐसी होती है, आंख से एक ऐसी न्यूनतम दूरी होती है जहाँ पे अगर मैं वस्तु को रखूँ तो मैं उसको बिना आंखों पे स्ट्रेस के देख सकता हूँ और उसी दूरी को हम कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, है ना। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और इसे हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बेसिकली क्या होती है? आंख से वह कम से कम दूरी जहां पर किसी भी वस्तु को बिना आंखों पर स्ट्रेस के देखा जा सकता है उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन कहते हैं। स्वस्थ व्यक्तियों में इसका मान 25 सेंटीमीटर के आसपास होता है, ठीक है। मैं स्वस्थ व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ, तो स्वस्थ व्यक्तियों में इसका मान लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। छोटे बच्चे जो होते हैं उनके आंखों की जो क्या कहते हैं उसे लचीलापन है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो वो क्या करते हैं, छोटे बच्चों में ये डिस्टेंस 7 से 8 सेंटीमीटर भी होती है, मतलब 7-8 सेंटीमीटर भी बहुत आराम से देख सकते हैं बिना स्ट्रेस के। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, एजिंग होती जाती है, वैसे वैसे हमारी ये जो सिलियरी मसल्स है, पक्षमावी पेशियाँ और लेंस जो है उसका लचीलापन जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम होता जाता है। उसकी वजह से ये 25 सेंटीमीटर न रह के उससे थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और वृद्ध व्यक्तियों में इसका मान लगभग 1 से 2 मीटर के आसपास होता है, ठीक है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी में स्वस्थ व्यक्तियों के लिए इसका मान 25 सेंटीमीटर होता है। बाकी डिपेंड करता है कि आप कितने स्वस्थ हो, तो उसके हिसाब से आपकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान हो सकता है। अब हम क्या डिस्कस कर लेते हैं कि आंख में प्रतिबिंब जो है, मैंने बताया मोस्ट ऑफ द केसेस में आंख में जो प्रकाश को फोकसित किया जाता है वो यहाँ पे किया जाता है रेटिना पर, लेकिन ये स्वस्थ व्यक्तियों में होता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो उसमें प्रतिबिंब रेटिना पर फोकसित नहीं होगा, या तो रेटिना से पहले फोकसित हो जाएगा या रेटिना के बाद फोकसित होगा। तो इसे हम दृष्टि दोष कहते हैं और इसी के बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। तो मैं इस पूरे को क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ गाइस, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं दृष्टि दोषों की। दृष्टि दोष यानी कि विजन डिफेक्ट्स। देखिए सबसे पहला जो विजन डिफेक्ट अपन बात करते हैं वो है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, सबसे पहले हम निकट दृष्टि दोष की बात कर लेते हैं। इसे हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस और इसे मायोपिया भी कहते हैं, ठीक है, मायोपिया, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसे मायोपिया या नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। चलिए देखिए हमने क्या बात करा कि ये मान लेते हैं हमारे मानव नेत्र हैं
और यहाँ पे ये हमारा लेंस लगा हुआ है, ठीक है। तो सामान्य व्यक्तियों में या स्वस्थ व्यक्तियों में किसी भी वस्तु से आने वाला प्रकाश जो है वो हमारे रेटिना पर फोकसित होना चाहिए, मतलब यहाँ पे फोकसित होना चाहिए। ये स्वस्थ व्यक्तियों की बात अपन करते हैं। स्वस्थ व्यक्तियों में प्रकाश जो है किसी भी वस्तु से आने वाला वो रेटिना पर फोकसित होना चाहिए। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में ये वाली कंडीशन नहीं होती है, बल्कि किसी भी वस्तु से आने वाला प्रकाश जो है वो रेटिना पर फोकसित ना होकर, जैसा कि नाम में लिखा हुआ है, निकट यानी कि पहले, उससे पहले फोकसित हो जाता है। मतलब वस्तु से आने वाली प्रकाश की जो किरणें हैं वो रेटिना पर फोकसित ना होकर रेटिना से पहले ही किसी बिंदु P डैश पर फोकसित हो जाती है। होनी तो कहाँ पे चाहिए थी? P पर होनी चाहिए थी, लेकिन कहाँ पे फोकसित हो जाती है? P पर। तो इस स्थिति को अपन निकट दृष्टि दोष कहते हैं, यानी किसी भी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें रेटिना पर फोकसित ना होकर रेटिना से निकट ही फोकसित हो जाती है, और इसी कंडीशन को अपन निकट दृष्टि दोष या मायोपिया कहते हैं। और इसकी वजह से होता क्या है? इसकी वजह से दूर स्थित वस्तुएं जो है, दूरस्थ स्थित वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती। नाम इसका निकट दृष्टि दोष है, लेकिन इसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस कंडीशन को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं? अवतल लेंस का यूज करते हैं। तो हम इसके निवारण की अगर बात करें तो इसका निवारण किस प्रकार से किया जा सकता है? निवारण करने के लिए हमें ये जो प्रकाश यहाँ पे फोकसित हो रहा है इसको आगे फोकसित करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इसको फैलाएंगे, और फैलाने के लिए हम किस प्रकार का लेंस यूज करते हैं? अपसारी लेंस यानी कि अवतल लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम एक उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस यूज करते हैं। उस स्थिति में क्या होगा? वापस यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा मानव नेत्र, और हम उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस यहाँ पे लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? ये प्रकाश की किरणें जो सिकुड़ रही है वो थोड़ी और ज्यादा फैलेगी, और फैलने की वजह से वस्तु से आने वाली प्रकाश की जो किरणें हैं वो कहाँ पे फोकसित होगी? वापस रेटिना पर फोकसित हो जाएगी, यहाँ पर फोकसित होगी। तो वस्तु का प्रतिबिंब वापस कहाँ पे बनने लगेगा? रेटिना पर बनने लगेगा। तो इस प्रकार के दोष के निवारण के लिए हम उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया निकट दृष्टि दोष। यानी कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है? वापस देख लीजिए, वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें रेटिना पर फोकसित ना होकर उससे पहले फोकसित होती है। इस घटना को क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। इसमें दूर स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसके निवारण के लिए हम उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस यूज करते हैं, जिससे वापस किरणें कहाँ पे फोकसित होगी? रेटिना पर फोकसित होगी, और इससे हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगेगी, ठीक है। तो ये वाला कहलाता है निकट दृष्टि दोष। दूसरा हम बात कर लेते हैं दूर दृष्टि दोष के बारे में। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ वापस। हम बात करते हैं दूर दृष्टि दोष। दूसरा है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष को अपन फार साइटेडनेस भी कहते हैं, ठीक है, फार साइटेडनेस, या इसे हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। अक्सर एग्जाम में हाइपरमेट्रोपिया करके ही पूछ लिया जाता है। तो ये दूर दृष्टि दोष के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हाइपरमेट्रोपिया देख लेते हैं क्या होगा। देखिए इसका रे डायग्राम अगर मैं बनाऊं, यहाँ लेते हैं मानव नेत्र, ठीक है, यहाँ पे ये कॉर्निया और ये हमारा लेंस। तो दूर दृष्टि दोष जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से दूर बनता है। मतलब प्रकाश की जो किरणें आ रही है किसी वस्तु से, वो रेटिना पर फोकसित न होकर रेटिना से परे यानी कि रेटिना से दूर फोकसित होती है P डैश पर। फोकसित तो कहाँ होनी चाहिए थी? रेटिना पर, लेकिन रेटिना से दूर होती है। इस घटना को हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो दूर दृष्टि दोष नाम इसका है, लेकिन इसमें निकट रखी वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। अब इस प्रकार के दोष का निवारण करना है तो हम क्या करेंगे? हम चाहते हैं कि प्रकाश की किरणें ज्यादा जल्दी सिकुड़ जाए, यानी कि उनका अभिसरण होना चाहिए। तो इस प्रकार के दोष के निवारण के लिए हम अभिसारी लेंस का यूज करेंगे। तो इसका अगर निवारण देखें तो निवारण किस प्रकार से होगा? निवारण में हम उत्तल लेंस का यूज करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं वापस ये मानव नेत्र, ठीक है। तो यहाँ पर हम उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लेंगे। उत्तल लेंस लेने से क्या होगा? ये प्रकाश की किरणें जो है वो थोड़ी जल्दी सिकुड़ जाएगी, और प्रतिबिंब जो है वो वापस कहाँ पे बनने लगेगा? रेटिना पर बनने लगेगा। तो होगा क्या? दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो है वो रेटिना से दूर बनता है, जिससे निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसके निवारण के लिए हम उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस यूज करते हैं, जिससे प्रकाश की जो किरणें हैं वो वापस कहाँ पे फोकसित होने लगती है? रेटिना पर फोकसित होने लगती है,
जिससे वस्तु हमें वापस स्पष्ट दिखाई देने लगती है। तो ये हमने किसकी बात कर ली, दूरदृष्टि दोष की। इसके अलावा तीसरा हम प्रकार देख लेते हैं जो क्या है, अबिंदुकता जिसे कहते हैं, है ना, अबिंदुकता। तीसरा हम बात कर लेते हैं अबिंदुकता। अबिंदुकता एस्टिग्मेटिज्म भी कहते हैं इसे। देखिए ये एक स्पेशल टाइप ऑफ डिजीज है। अबिंदुकता जो है वो एक विशेष प्रकार का दृष्टि दोष है। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें यह होता है कि व्यक्ति जो है वो ऊर्ध्वाधर और क्षितिज रेखाओं में अंतर नहीं कर पाता है, उसको सब जूम होके दिखता है। और ये वाली जो कंडीशन है बहुत रेयर लोगों में पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए किस प्रकार से होता है। साधारण व्यक्ति अगर इसके सामने कोई इस प्रकार की ऊर्ध्वाधर और क्षितिज रेखाएं स्थित हो, ठीक है, तो अबिंदुकता से ग्रसित किसी व्यक्ति को ये रेटिना पर ही बनता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब रेटिना से आगे या पीछे नहीं बनता है, प्रतिबिंब तो उसका रेटिना पर ही बनता है। इस प्रकार से यहाँ पर ही बनता है। वस्तु से आने वाले प्रकाश की जो किरणें हैं उनका प्रतिबिंब यहाँ पर रेटिना पर ही बनता है। लेकिन होगा क्या, इसको ये ऊर्ध्वाधर और क्षितिज रेखाएं इसी प्रकार से न दिखे, थोड़ी जूम होके दिखेगी इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे दिखेगी। हर वस्तु जो है वो उसको थोड़ा जूम दिखेगा। तो इस प्रकार के दोष को हम अबिंदुकता कहते हैं, जिसमें व्यक्ति जो है वो क्षितिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं में अंतर नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार के दोष के निवारण के लिए हम बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं। किस प्रकार से, देखिए इसके नीचे डायग्राम बना देता हूँ। तो निवारण का डायग्राम मैं इसके नीचे बना रहा हूँ। मान लेते हैं ये ह्यूमन आई है और ये है मानव नेत्र का लेंस। तो इसके आगे हम बेलनाकार लेंस लगाते हैं, उचित फोकस दूरी का बेलनाकार लेंस लगाते हैं, जिससे क्या होगा कि वापस ऊर्ध्वाधर और क्षितिज रेखाओं से आने वाली प्रकाश की जो किरणें हैं उनका प्रतिबिंब तो रेटिना पर ही बनेगा, जैसे कि पहला बन रहा था यहाँ पर ही। और अब यहाँ पर इस दोष में जो इसको जूम दिख रहा था, अब वो जूम न दिख के वापस उसको ऊर्ध्वाधर और क्षितिज रेखा ही दिखाई देगी। तो इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं, अबिंदुकता या एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं, जिसमें व्यक्ति क्षितिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं में भेद नहीं कर पाता, अंतर नहीं कर पाता है। इसके निवारण के लिए हम किस प्रकार के लेंस का यूज करते हैं, हम बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं, ठीक है, सिलेंड्रिकल लेंस, बेलनाकार लेंस, उचित फोकस दूरी के बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं। तो ये तो दोष युक्त है और ये दोष मुक्त है, ठीक है, ये दोष युक्त और ये दोष मुक्त, ये वाला हो गया मेरे पास अबिंदुकता। इसके अलावा चौथा जो हमारे पास दृष्टि दोष दे रखा है उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं, जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया भी कहते हैं इसे, ठीक है, प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया। देखिए ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ दृष्टि दोष ही है। होता क्या है, मैंने बताया कि हमारे नेत्र का जो लेंस होता है वो काफ़ी लचीला होता है, ठीक है, स्मूथ होता है। जैसे जैसे हमारी एजिंग होती है, हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे पक्षमापी पेशियां जो है वो सिकुड़ना और जो फैलना है वो कम कर देती है, मतलब उनका लचीलापन कम हो जाता है, नेत्र लेंस जो है वो कठोर होने लगता है। तो इसकी वजह से हम जो निकट दृष्टि, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो 25 सेंटीमीटर होती है हमारे लिए, वो 25 सेंटीमीटर में रह के उसका मान ज़्यादा हो जाता है। जैसे जैसे हमारी एजिंग होती है उसका मान 50, 100, 200 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से हमें पास रखी वस्तुएं धुंधली दिखाई देने लगती है। तो इसी प्रकार के दोष को हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो निवारण करते हैं वो भी एक उत्तल लेंस से ही करते हैं, उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस से इसका निवारण किया जाता है। तो ये एजिंग की वजह से होती है, ठीक। तो इस पूरे सेशन में हमने मानव नेत्र के बारे में डिस्कस कर लिया और इसी के साथ आपका ये जो ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है रे ऑप्टिक्स वो क्लोज हो गया है। इससे रिलेटेड अगर किसी को कुछ भी डाउट रह गया हो या क्वेरी हो या क्वेश्चन हो न्यूमेरिकल वाइज या थ्योरी वाइज कॉन्सेप्ट वाइज कुछ भी, तो आप ज़रूर बता दीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी तो दे ही रखी है, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे रखा है, तो आप मुझे वहाँ पर भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है गाइस। इससे आगे हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।